प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने भाषा के अंतर्गत सर्वथा उपयुक्त शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है। लेखक का कहना है कि ऐसा न करके मामूली अंतर वाले पर्याय शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। गद्यांश देखें। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते, उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। यहां पर कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। लेखक का विचार है कि भाषा के प्रयोग के अंतर्गत कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं और हमारे सामने यह समस्या खड़ी हो जाती है कि हम किस शब्द का प्रयोग करें जिससे हमारी अभिव्यक्ति बिल्कुल सटीक और प्रभावशाली हो। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य होती है कि पर्यायवाची शब्दों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है और इन्हीं सूक्ष्म अंतरों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख दिया जाए तो उसके अर्थों में अंतर आ सकता है, अतः हमें उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो पूर्णतः उपयुक्त हो। जैसे उष्ण एक भाव है, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। लेखक उदाहरण देता है कि उष्ण, उष्मा और ताप यद्यपि तीनों गर्माहट के भाव को व्यक्त करते हैं, किंतु इनका प्रयोग हम एक के स्थान पर दूसरे का नहीं कर सकते। जब किसी के गर्माहट की बात को व्यक्त करना होता है तो हम उसे उष्मा कहते हैं, लेकिन जब गर्माहट के परिणाम की बात करनी होती है तो हम उसके लिए ताप शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप उनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कट या विपरीत से प्रतीत होते हैं वही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। कटु का अर्थ होता है अप्रिय, विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले, कालांतर बाद में, सर्वप्रचलित, सर्वत्र मान्य, सब जगह प्रचलित। लेखक कहता है कि प्रायः उष्ण, उष्मा और ताप इनमें अंतर नहीं समझा जाता या नहीं समझा जाता था जितना अब समझा जाता है। ऐसा इसलिए है कि अभ्यास के कमी के कारण जिन्हें त्रुटिपूर्ण माना जाता था, अब अभ्यास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया और हम उचित शब्दों के प्रयोग में अभ्यस्त होते गए। इसलिए जिन शब्दों का प्रयोग करना हमें अप्रिय लगता था, कड़वा लगता था, विपरीत भाव का लगता था, अब वह बिल्कुल सरल प्रतीत होता है, उचित प्रतीत होता है। जब हम शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता को समझकर उसका प्रयोग करते हैं तब उनका प्रयोग हमें बहुत सरल और सटीक लगता है और वे शब्द हमारे लिए मामूली, साधारण बन जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा वाले बन जाते हैं और उनका प्रयोग हमें खटकता नहीं है। इसके आधार पर प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए
और यहाँ रेखांकित अंश है, कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते, उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। उत्तर: लेखक का विचार है कि कभी कभी भाषा के प्रयोग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सटीक एवं प्रभावशाली शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शब्द, चाहे वह पर्यायवाची ही क्यों न हो, उनमें कोई न कोई सूक्ष्म अंतर होता अवश्य है। इसलिए एक शब्द के स्थान पर दूसरे का प्रयोग प्रत्येक स्थिति में नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार के शब्दों में सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है? उत्तर: लेखक के अनुसार पर्यायवाची शब्दों के अर्थ अथवा भाव में सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गर्माहट के परिणाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर: प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गर्माहट के परिणाम के लिए ताप शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, उष्ण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर: उष्ण शब्द के दो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। एक तरफ डाल दें शब्द और दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द। शब्द के नीचे उष्ण लिखें और पर्यायवाची के नीचे उष्मा, ताप। उष्मा और ताप ये इसके दो पर्याय हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। 8वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।